हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लोग एटम्स चैप्टर से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। प्रीवियस दो वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोर्स मॉडल, और बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट था उसका प्रूव किया था डी ब्रोगली ने। ये सारी चीजें हम लोग प्रीवियस दो वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। बात ठीक है? चलो, जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाके जरूर देखिए, तभी इस लेक्चर में ज्यादा तुम लोगों को समझ आएगा, मजा आएगा। ठीक है, चलो तो हम लोग पहला एग्जांपल करते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट. हाइड्रोजन एब्सॉर्ब्स लाइट एंड री-इमिट 6 डिफरेंट वेवलेंथ्स. फाइंड वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट. देख, सिंपल सा तो ये समझ आ गया होगा। ये हमारा हाइड्रोजन एटम है, उसका इलेक्ट्रॉन इनिशियली ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट कौन सी होती है? n=1 वाली। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n=2 वाली। सेकंड एक्साइटेड स्टेट n=3 वाली। बात ठीक है? तो अब इसके ऊपर जब हमने लाइट डाली तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ये फोटोन इसने क्या करा? एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करेगा? एक्साइटेड होगा। एनर्जी मिली तो क्या होगा? एक्साइटेड होगा। एक्साइटेड होगा तो हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। ओके, ये हमारा इलेक्ट्रॉन n=m वाली स्टेट में आ गया। एनर्जी एब्जॉर्ब करी, ऊपर आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद जब ये नीचे जंप कर रहा है लोअर एनर्जी स्टेट में, तो ये 6 डिफरेंट वेवलेंथ्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो एनर्जी हमने इलेक्ट्रॉन को दी है उसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है अपने को। जल्दी से ट्राई करो, फिर हम इसका सोल्यूशन करते हैं। हो गया मेरे ख्याल से। चलो जल्दी से इसका सोल्यूशन देखते हैं। कितने लोगों ने सही किया? चलो वो कमेंट करके बताना जिन लोगों ने सही कर दिया। बिल्कुल। चल, तो अगर देख, जो मैं इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा हूं वो एनर्जी n=m और n=1 के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगी। ये बात मेरे ख्याल से सबको समझ आई होगी। जितनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी उतनी ही एनर्जी इन दोनों स्टेट के डिफरेंस की इक्वल होगी। बात ठीक है? तो हम सबसे पहले लिखते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू E(m - E)(1). अब यहाँ पे तो देखिएगा तो अपने को mth स्टेट फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग इधर देख, ऐसे बेसिक चीज यूज करते हैं। मान ले कि ये मेरी स्टेट है n=1, यहाँ पे मेरी स्टेट है n=2, n=3, n=4 और ऊपर जा रही होगी n=5। ओके, अब यूं सोच कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन n=2 में गया तो वो कितनी वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगा। अगर वो n=2 में गया यहाँ पे, तो वो जंप कर सकता है सिर्फ n=1 में, मतलब वो सिर्फ एक वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगा। अगर वो n=2 में गया, अपने हिसाब से तो 6 होनी चाहिए, तो वो n=2 में नहीं गया होगा। बात ठीक है? अब मान ले कि वो n=3 में गया। 3 में जाएगा तो कितनी वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगा वो हम देखते हैं। पहली, जब वो 3 से 1 में जंप करे, एक वेवलेंथ। दूसरी वेवलेंथ, जब वो 3 से 2 में जंप करे, दूसरी वेवलेंथ। अब 3 वाला इलेक्ट्रॉन 2 में आ चुका, तो वापस 2 से वो वापस 1 में आ सकता है। तो यहाँ पे अगर वो n=3 में हुआ तो 3 वेवलेंथ्स प्रोड्यूस करने वाला है। 3 में 6 आंसर में दिया, सॉरी क्वेश्चन में 6 दिया गया है, तो अपने को और ऊपर वाली स्टेट में जाते हैं, n=4 में जाते हैं। 4 से उसने जंप किया 1 में, 4 से 2 में जंप किया, 4 से 3 में जंप किया। कितनी वेवलेंथ्स प्रोड्यूस कर दी? 3। अब जब 3 में आया तो 3 से वापस वो जंप कर सकता है 1 में, 2 में। कितनी प्रोड्यूस करी इसने? 2 और बढ़ा दी, 5। अब जब वो n=2 में है तो 2 से वापस जंप कर सकता है 1 में। तो यहाँ पे कितनी वेवलेंथ प्रोड्यूस करी इसने? 6 डिफरेंट वेवलेंथ प्रोड्यूस करी। तो हमारा इलेक्ट्रॉन n=4 में गया होगा। बात समझ आई? तो m का वैल्यू मिला अपने को 4, तो हमारा EP कितना हो गया बता? E4 - E1। तो हमें इन दोनों स्टेट के एनर्जी डिफरेंस लिखना है, अपना आंसर आ गया। ओके, चल बता, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेट में क्या होती है? हाइड्रोजन एटम के केस में होता है -13.6/n², और किसी हाइड्रोजन लाइक एटम में कितना होता है? -13.6 Z²/n²। ठीक है, चल E1 निकालते हैं। सो E1 आ गया -13.6, n का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दे। E4 निकाल, वो आ जाएगा -13.6/4² विच इज 16। सो E4 मिला अपने को, उसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, -13.6/16। जल्दी से कैलकुलेट करके बता कितना आ रहा है ये। अराउंड जल्दी से करते हैं। 136 डिवाइडेड बाय
160, तो के आसपास होगा ये। ओके, तो हमारा आंसर आया नेगेटिव ऑफ 0.8। एग्जैक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लें। सो E4 माइनस E1 इज इक्वल्स टू EP। डिफरेंस कर जल्दी से, माइनस का 0.8, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस का 13.6 विल बी इक्वल टू EP। देख कितना आ रहा है ये 12.13। मेरी कैलकुलेशन बहुत गंदी है, जल्दी से करो तुम लोग। सो 12.8, यस। सो 12.8 इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन। अच्छा, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल गया, ये बात तो अब तुमको पता है, ठीक है। तो अब हम एनर्जी ऑफ फोटोन को लिख सकते हैं hc अपॉन लैम्डा, पुट कर दे। सो hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। hc का मल्टीप्लीकेशन अपने को पता है, कितना होता है वो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, पुट कर दे यहाँ पे। सो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन 12.8 विच इज इक्वल्स टू लैम्डा। इसको कैलकुलेट करके आंसर कमेंट में करके जरूर बताना, ठीक है। कितने लोगों ने आंसर यही निकाला था, बिल्कुल वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो, जिनसे नहीं हुआ वो प्लीज सॉल्यूशन उतार ले और अगले क्वेश्चन के लिए पूरा तैयार हो जाए। चलो, तो अब हम लोग अपना सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अ हाइड्रोजन लाइक एटम ऑफ एटॉमिक नंबर Z इज एक्साइटेड टू क्वांटम नंबर 2n। वो इनिशियली कौन से स्टेट में है, 2n में है, ठीक है। इट कैन इमिट मैक्सिमम एनर्जी ऑफ 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जब करेगा तो एनर्जी इमिट करेगा, मैक्सिमम कितनी कर सकता है, 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर सकता है। इफ इट मेक ट्रांजिशन टू क्वांटम स्टेट n, अगर वो 2n से जंप करता है n में, अ फोटोन ऑफ एनर्जी 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इमिटेड। तो कितना, 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का वो एक फोटोन इमिट करता है। पहला पार्ट, फाइंड n एंड z, अपने को n और z का वैल्यू फाइंड करना है। सेकेंड, कैलकुलेट मिनिमम एनर्जी इट कैन इमिट। चलो, तो दोनों क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चल, सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे कहीं पे हमारा n इक्वल टू 2n होगा, जहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। ओके, अब ये जब n इक्वल टू n में जब जंप कर रहा है ऊपर से, तो वो कितनी एनर्जी इमिट कर रहा है, 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ आई? अच्छा, एक एटम मैक्सिमम एनर्जी कब इमिट कर सकता है, जब वो लोवेस्ट स्टेट में जंप करे। हाईएस्ट एनर्जी कब इमिट करेगा, जब वो किसी भी एक्साइटेड स्टेट से लोवेस्ट स्टेट में जंप करे। बात समझ आई? तो यहाँ पे कहीं पे होगा मेरा n इक्वल टू 1, लोवेस्ट कितनी हो सकती है, n इक्वल टू 1। तो जब इलेक्ट्रॉन मेरा n इक्वल टू 2n से 1 में जंप करेगा तो मैक्स एनर्जी इमिट करेगा। ओके, तो ये अपने को कितना दिया गया है, 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आई मेरी बात? चलो, अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलो, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। आई होप सबने सॉल्व कर लिया होगा। चलो, मैच करना कितना सही है अपना। ओके, सॉल्यूशन। चल, अपने को जो बातें बोली गई है इसमें, इसके हिसाब से हम लोग इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। तो पहली बात तो ये बोली गई है, इट कैन इमिट मैक्सिमम एनर्जी ऑफ 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम समझ चुके 2n से 1 में जंप होगा तो मैक्सिमम एनर्जी की मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन इमिट करेगा। बात ठीक है? तो हम लोग एनर्जी लिख सकते हैं कि उस फोटोन की क्या होती है, इनिशियल स्टेट माइनस फाइनल स्टेट, एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट। एटॉमिक मॉडल से हम लोगों ने पढ़ा था। सो E ऑफ 2n माइनस E ऑफ 1 हो जाएगा हमारा एनर्जी ऑफ फोटोन। वो कितना है, 204। ओके, सो 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू माइनस का 13.6 Z स्क्वायर अपॉन 2n का होल स्क्वायर माइनस E1 माइनस का 13.6 Z स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर जल्दी से, कितना आ रहा है ये। सो 204 में कॉमन आ रही है, उन चीज़ों को थोड़ा कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से 13.6 Z स्क्वायर कॉमन आ रहा है। सो 13.6 Z स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने। ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचा देख, तो इधर की ओर बचेगा प्लस का 1 माइनस का 1 अपॉन 4n स्क्वायर। इक्वेशन 1 मेरी बनी। इक्वेशन सेकेंड, व्हेन इट मेक ट्रांजिशन फ्रॉम क्वांटम स्टेट n, जब 2n से n में जंप कर रहा है तो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो भी हम लोग लिखते हैं। सो 40.8 इज इक्वल्स टू 13.6 Z स्क्वायर।
देख यहाँ पे आगे मेरी फाइनल माइनस इनिशियल स्टेट, मैं यहाँ पे भी वही काम कर दूँ। फाइनल कौन से स्टेट में है, n में, इनिशियल कौन से में था, 4n स्क्वायर में। क्या मेरे पास दो इक्वेशंस है, दो इक्वेशंस है हमारे पास z में और n में। हमको बस इन दोनों इक्वेशन से दोनों वेरिएबल्स फाइंड करने हैं, सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। कैसे, सबसे पहले z मत फाइंड करो, n फाइंड करो, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दे। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर, राइट हैंड साइड में क्या आएगा मेरे पास, 204 अपॉन 40.8। लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, देख इधर से 13.6 से ये टर्म कैंसिल हुआ, इधर की तरफ थोड़ा सॉल्व कर तो आ जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 1। सो ऊपर की ओर रहेगा 4n स्क्वायर माइनस 1। डिवाइड में देख, डिवाइड में रहेगा इसके 4n स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देख 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो नीचे बचेगा मेरे पास 3n स्क्वायर। उसके डिवाइड में रहेगा 4n स्क्वायर, तो उसके दोनों 4n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा मेरे पास 3n स्क्वायर। मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है n स्क्वायर में, इसको सॉल्व कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में देखिए कितने टाइम्स कैंसिल हो रहा है, 5 टाइम्स। तो 5 इज इक्वल्स टू 4n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3n स्क्वायर। इसको राइट हैंड साइड में लेके जा, कितना बच गया मेरे पास, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती कर दिया मैंने, 4n स्क्वायर माइनस ये कर तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 अपॉन 4n स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 3 बचेगा। ओके ठीक है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना। मल्टीप्लाई कर, क्या बचेगा मेरे पास, 15 इज इक्वल्स टू 4n स्क्वायर माइनस 1। n का वैल्यू देख कितना आ जाएगा मेरे पास, 4n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, सो n इज इक्वल्स टू 4, n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एंड n इज इक्वल्स टू 2। n का वैल्यू 2 आया, ये हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे कर देते हैं और z का वैल्यू फाइंड करते हैं। सो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, तो आ जाएगा 204 इज इक्वल्स टू 13.6 z स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 4 n स्क्वायर 16। इसको सॉल्व कर आराम से, तो सॉल्व करने पे जो z का वैल्यू निकल के आएगा वो मुझे बता कितना आ रहा है। हो गया सॉल्व। मेरे ख्याल से z का वैल्यू तुम लोगों ने फाइंड किया होगा 4 के इक्वल, n मिल चुका अपने को, z मिल चुका। अब सेकेंड पार्ट देख, कैलकुलेट मिनिमम एनर्जी इट कैन इमिट। मिनिमम एनर्जी कब इमिट करेगा, जब ये n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 3 में जंप करे। मिनिमम एनर्जी डिफरेंस तो इन दोनों स्टेट के बीच का होगा, तो निकाल ले जल्दी से अपना सेकेंड पार्ट के लिए। इधर सॉल्व कर देता हूँ सेकेंड पार्ट के लिए, इसके लिए ज़्यादा स्पेस का जरूरत भी नहीं है। सो E मिनिमम विल बी इक्वल टू E4 माइनस E3। सो E4 निकाल सकते हैं 13.6 माइनस का 13.6 z स्क्वायर, z का वैल्यू आया हमारा 4 का स्क्वायर। अच्छा टर्म्स कॉमन आ रही है, उनको कॉमन लिख देते हैं 13.6। इसके हिसाब से लिख दे क्या हम लोग ने अभी जो यहाँ पे फाइंड किया है 13.6 z स्क्वायर फाइनल माइनस इनिशियल, सो 13.6 z स्क्वायर 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 4 स्क्वायर। z का वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करके हम लोग मिनिमम एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। बात समझ आई, क्वेश्चन समझ आया? ओके चलो मिनिमम एनर्जी फाइंड करके कमेंट में करके जरूर बताना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। चलो तो अब हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, एटॉमिक एक्साइटेशन ड्यू टू कोलिजन। मान ले हमारे पास कोई एक एटम है, उससे एक फास्ट मूविंग पार्टिकल आके टकराया। टकराने पे क्या क्या होगा, टकराने पे होगा कि जो पार्टिकल है वो खुद मूव करना शुरू कर दे। दूसरा, टकराने से पार्टिकल एनर्जी लूज करते हैं अगर इनइलास्टिक कोलिजन है, बात ठीक है। तो वो जो एनर्जी है वो हो सकता है इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर दे। क्या कर दे, एक्साइटेड कर दे और हाई एनर्जी स्टेट में वो चले जाए। बात ठीक है। बस उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक कोलिजन ड्यू टू एटॉमिक एक्साइटेशन ड्यू टू कोलिजन। अब इसके ऊपर सबसे पहले एक एग्जाम्पल को देखते हैं और ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए ही एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, n प्रोटॉन कोलाइड्स हेड ऑन टू हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम रखा हुआ है हमारा, ओके H एटम। अब इससे एक प्रोटॉन टकरा रहा है। अब अपने को बोला गया है इफ एनर्जी ऑफ द फोटोन इज 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 केसेस दिए गए हैं, 12, 20.4, 21.4।
इन 3 केसेस में अपने को ये बताना है कि इन दोनों के बीच में जो कोलिजन है वो इलास्टिक होगा या इनइलास्टिक होगा या फिर परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। बात समझ आई? अपने को यहाँ पे एक और बात बोली गई है, assume lost energy is used to excite electrons only। जो एनर्जी लॉस हुई वो क्या काम करेगी? इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए काम करेगी। बात ठीक है? जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलो तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, अच्छा सॉल्यूशन देखने से पहले जो लाइन लिखी गई है इसका मतलब समझते हैं। Assume lost energy is used to excite electrons only। अब एक बात देख, हम लोग अपना हाइड्रोजन एटम जानते हैं, उसमें ये अपनी n = 1 वाली स्टेट, ग्राउंड स्टेट n = 2, n = 3, 2 3। अच्छा बता, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, इनिशियली ग्राउंड स्टेट में है, वो n = 1 से 2 में जा रहा है, तो उसको कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए बता सकते हैं? और कितनी एनर्जी चाहिए? ये चाहिए कि अपने को एनर्जी E 1 से 2 में जंप करने के लिए 13.6 इनिशियल स्टेट माइनस फाइनल स्टेट 1/1/1/2²। ये हम पिछले फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। जल्दी से बता, अगर इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में जंप कर रहा है तो उसको एनर्जी चाहिए 13.6 1 - 1/4 विच इज 30। सॉल्व कर, इसको कितना आ रहा है? ये आ रहा है मेरे लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन n = 1 में है, इनिशियली वो 2 में जाता है, तो कम से कम और उसको इतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। कितनी एनर्जी चाहिए? 10.2। अगर इससे ज़्यादा एनर्जी हुई तो भी मतलब नहीं है, क्योंकि इसको यहाँ से यहाँ पे अगर इतनी एनर्जी मिली तभी ये जंप करेगा, अदरवाइज ये जंप नहीं करेगा। ये बात ठीक है? उसका अपना बोर्ड था, उसका फर्स्ट पोस्टुलेट याद कर, हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होती है। बात ठीक है? तो अगर एनर्जी ज़्यादा आई तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके वापस नीचे आ जाएगा, पर ये n = 2 में नहीं रुकेगा। बात सही है ये? अब अगर ये 1 से 3 में जंप करता है तो बता दे कितनी एनर्जी चाहिए अपने को 1 से 3 के लिए। सॉल्व कर सकते हैं। 13.6 1 - 1/3 का स्क्वायर विच इज 9। सॉल्व करके आ जाएगी 12 पॉइंट समथिंग। मैं एक बार देख लेता हूं इसका क्या है। 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब देख, अगर एनर्जी जो लॉस्ट वाली एनर्जी है, अगर लॉस्ट वाली एनर्जी अगर 0 रही, कितनी रही? 0 रही, तो हमारा कोलिजन कैसा होगा? इलास्टिक। बात ठीक है ये? अच्छा, अगर मेरी लॉस्ट वाली एनर्जी जो लॉस्ट हो रही है वो एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रही, बराबर अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रही, कितनी रही? अगर ये 10.2 इलेक्ट्रॉन रही सिर्फ और सिर्फ, तो मेरा कोलिजन होगा परफेक्टली इन इलास्टिक। मैक्सिमम लॉस एनर्जी, मैक्सिमम लॉस कब होता है? जब मेरा कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक हो। बात सही है? अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोर्स में अगर मैक्सिमम लॉस एनर्जी 10.2 हुआ, अच्छा मैक्सिमम लॉस एनर्जी अगर 10.2 हुआ तो हमारा कोलिजन होगा परफेक्टली इन इलास्टिक। अच्छा, क्या 12.09 के केस में भी मेरे लिए परफेक्टली इन इलास्टिक होगा? 12.09 में परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक, ये अपने को बात समझ आई। अब अगर इसके अलावा कोई एनर्जी होती है तो वो कोलिजन हमारा इन इलास्टिक होगा। ठीक है ये बात? चलो तो अब हम इसको आगे देखते हैं। चलो तो अब हम एक काम करते हैं, मैक्सिमम लॉस्ट एनर्जी फाइंड करते हैं। मैक्सिमम लॉस्ट एनर्जी वो कैसे निकालेंगे हम लोग? मैक्सिमम लॉस कब होता है? फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। चलो करवाओ अपना हाइड्रोजन और प्रोटॉन का कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। ये हमारा H एटम, अच्छा टकराएगा, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग लेते हैं v, फाइनल टकराएगा, दोनों साथ साथ में चलेंगे। ओके, दोनों की वेलोसिटी सेम, तो हम लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम विच इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी फाइनल मोमेंटम। अच्छा, क्या मास ऑफ हाइड्रोजन एटम लगभग मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है? बिल्कुल। कैसे? हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल। ओके,
तो हाइड्रोजन मास का भी हाइड्रोजन एटम का मास भी प्रोटॉन के मास से इक्वल होता है, ये बात अपने को समझ आई। फाइनल मास हो गया m 2m, सो फाइनल वेलोसिटी 2m इंटू वी फाइनल। बता वी फाइनल कितनी आई मेरे लिए, इनिशियल की हाफ, इसको हम लोग इनिशियल लिख देते हैं। सो वी इनिशियल बाय 2, फाइनल वेलोसिटी मिल गई। अब मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दे। सो डेल्टा के मैक्स इट विल बी इक्वल टू इनिशियल एनर्जी कितनी, इसकी हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा उसको मैं अगर के लिख देता हूं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हम लोग के लिख देते हैं, हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बता तो, के फाइनल हो जाएगी मेरे लिए हाफ 2m, मास कितना हो गया इन दोनों का 2m इंटू वी, सो वी इनिशियल बाय 2 का होल स्क्वायर। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बता दे कितना आ रहा है मेरे लिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे लिए, देख 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर बाई 2, वी इनिशियल का स्क्वायर बाई 2। बता फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की हाफ आ रही है, बिल्कुल, इसको हम लोग लिख सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसको के आई लिख देता हूँ फिलहाल के लिए। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बाई 2। दोनों का डिफरेंस देख कितना आ रहा है, वो आ रहा है मेरे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बाय 2। इतना मैक्सिमम लॉस हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, डेल्टा के मैक्स के इनिशियल बाय 2 के इक्वल। बात समझ आई। अच्छा अब पहले केस में जो प्रोटॉन है उसका एनर्जी है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैक्सिमम लॉस यहाँ पे कितना होगा, फर्स्ट केस करते हैं। मैक्सिमम लॉस बता कितना होगा, मैक्स लॉस होगा डेल्टा के, वो हो जाएगा मेरे पास 12/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज इक्वल्स टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मेरा एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ लॉस, तो क्या इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, एक्साइटेड होने के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए उसको, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी कम है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से, तो वो इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कि वो ऊपर वाले स्टेट में एक्साइट हो सके। बोर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट, ठीक है ये बात, ओके। अगर लॉस्ट एनर्जी मेरी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो एनर्जी लॉस हो ही नहीं सकती यहाँ पे, क्योंकि क्लियरली लिखा गया लॉस्ट एनर्जी इज यूज्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तो अगर इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा है तो यहाँ पे लॉस कितना होगा, फिर कुछ लॉस होगा ही नहीं। कितना होगा, 0 लॉस होगा। सो फर्स्ट केस में ई लॉस्ट होना चाहिए हमारे लिए 0 लॉस हुआ तो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक। कोलिजन कैसा होगा हमारे लिए, इलास्टिक कोलिजन। जल्दी से इन सारी चीजों को नोट करो, अगले दोनों केसेस हम लोग फिर से देखते हैं। अब सेकंड वाला केस देख, सेकंड वाले में बता लॉस्ट मैक्सिमम कितना होगा। सो डेल्टा के मैक्स लॉस्ट कितना आया वो हमारे लिए बता, वो आ जाएगा 20.4/2 विच इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हाँ अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके n = 2 में जा सकता है। अगर वो हुआ तो कोलिजन कैसा होगा हमारे लिए, परफेक्टली इनइलास्टिक, क्योंकि मैक्सिमम लॉस इतना आ रहा है 10.2 के इक्वल। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और हायर एक्साइटेड स्टेट पे चला जाएगा। बात ठीक है। सो इफ डेल्टा के लॉस्ट इज इक्वल्स टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोलिजन कैसा होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक। यहां पे एक और केस बन सकता है कि डेल्टा के लॉस्ट अगर 0 हो जाए, तो यहां पे अगर मेरा काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट अगर 0 आया तो मेरा कोलिजन कैसा होगा, परफेक्टली इलास्टिक, और इलास्टिक लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में बता मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, वो हो सकता है हमारे लिए 21/2 विच इज 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हो सकता है, 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड होने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका पहला केस तो हम लोग यही बोल सकते हैं, अगर एनर्जी लॉस 0 तो परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, तो वो केस हम नहीं कर रहे।
अब सेकेंड केस क्या होगा, जब हमारा डेल्टा के लोस्ट अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए तो बता यहाँ पे कोलिजन कैसा होगा। मैक्सिमम लॉस होना था 10.5 के इक्वल, मैक्सिमम लॉस कितना होना था हमारे लिए 10.5 के इक्वल, पर यहाँ पे मैक्सिमम लॉस तो हो नहीं रहा, तो मतलब यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन तो है नहीं, पर एनर्जी का लॉस हो रहा है। कितनी एनर्जी का हो रहा है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो मतलब कैसा कोलिजन हुआ ये, इन इलास्टिक कोलिजन। कैसा हुआ हमारे लिए यहाँ पे, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, चलो तो ये हमारे 3 केसेस थे। इसके लिए तुम चाहो तो अगले 1-2 पार्ट और कर सकते हो, जैसे कि चौथे के लिए तुम ले सकते हो, अगर एनर्जी मुझे 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है, 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी दी गई है, तो इसके लिए तुम बताना कौन कौन से केसेस बनेंगे, परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक और कंप्लीटली इलास्टिक, इन इलास्टिक। ओके, इसको ट्राई करना और जो भी आंसर आए कमेंट में करके जरूर बताना, ताकि मुझे पता चलेगा तुझे कितना समझ आया। ठीक है, जल्दी से इस चीज को नोट कर ले। चलो तो हम अपना अगला एग्जांपल देखते हैं। अ हाइड्रोजन एटम कोलाइड इनइलास्टिकली टू अनदर हाइड्रोजन एटम, बोथ एटम इनिशियली इन ग्राउंड स्टेट। इफ इलेक्ट्रॉन इन वन हाइड्रोजन एटम इज फाउंड इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अपने को डायग्राम दिया गया है, एक हाइड्रोजन एटम आया, दूसरे से टकराया इनइलास्टिकली मतलब दोनों साथ फाइनली साथ साथ में चल रहे होंगे। ओके, जब ये टकराएंगे तो एनर्जी लॉस होगी, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है किसी एक हाइड्रोजन एटम में वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो अपने को बताना है कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी अपनी एक हाइड्रोजन एटम की। जल्दी से ट्राई करो, फिर हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। चलो तो इसका हम लोग सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। अच्छा, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, टकराया, फाइनली इनकी वेलोसिटी हो जाएगी कुछ v डैश। ओके, तो फाइनली दोनों साथ साथ में चलेंगे आफ्टर कोलिजन। एक बात समझ में आती है, कोलिजन होता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम यूज करते हैं। सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल। सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है इसका, m इंटू वी के इक्वल, इसका तो 0 है, दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। सो 2m इंटू वी डैश, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी इनकी सम v डैश। v डैश कितनी आ जाएगी मेरे लिए, v/2 के इक्वल। कितना आ रहा है, v/2 के इक्वल। अब यहाँ पे हम लोग लॉस्ट एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। बता लॉस्ट एनर्जी कितनी हो जाएगी। सो डेल्टा के लॉस्ट इज इक्वल्स टू इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस फाइनल बचा हाफ इंटू मास हो गया ट्वाइस, और वेलोसिटी हो गई इनिशियल की हाफ। सो v/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर जल्दी से, कितना आ रहा है ये चीज, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस ये देख कितना हो रहा है 1/4 टाइम्स ऑफ एम वी स्क्वायर। सो डेल्टा के लॉस्ट कितना हुआ हमारे लिए 1/4 टाइम्स ऑफ एम वी स्क्वायर। अब ये लॉस्ट वाली एनर्जी कहाँ गई, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में। इनिशियली हमारा इलेक्ट्रॉन था n इक्वल टू 1 में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 2 में चला गया। यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो कितनी एनर्जी की जरूरत है, पिछले इक्वेशन में तूने निकाला था कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ रही थी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात ठीक है। सो क्या हम बोल सकते हैं डेल्टा के लॉस्ट विल बी इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाना है तो। बात ठीक है, ये दोनों हम लोग इक्वल कर सकते हैं तो मिनिमम एनर्जी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर इससे ज्यादा एनर्जी लॉस हुई ओके तो वो फोटोन एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ओके, तो हमको मिनिमम एनर्जी तब अलग केस हो जाएगा, शायद वो इनइलास्टिक होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं रहेगा वो। ठीक है, चल यहाँ पे हमारे पास मिनिमम के लिए इतना कर सकते हैं, पुट कर दे। सो 1/4 एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो तो अब हम लोग यहाँ पे मास लिखते हैं। मास किसका लिखना है अपने को, हाइड्रोजन एटम का। हाइड्रोजन एटम का मास कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, 1 ग्राम
हाइड्रोजन में कितने एटम्स होते हैं? 1 ग्राम में होते हैं Na मॉलिक्यूल्स, Na एटम्स सॉरी। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन का एक ग्राम हाइड्रोजन में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na एटम्स होते हैं। तो एक एटम का कितना हो जाएगा मास? 1 ग्राम अपॉन Na, इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। पर ये आएगा मेरे लिए किसमें? ग्राम में। इसको हम लोगों को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। सो 1/4 इंटू ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ Na का वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23। v² फाइंड करना है 10.2। राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? मल्टीप्लाई कर दे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के फैक्टर का। यहां से हम लोग v फाइंड कर सकते हैं। गंदी सी कैलकुलेशन है पर कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। बता v कितना आ जाएगा? फाइंड करना अगर हमारा v यही आ रहा है तो 8.81 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस अपने से पूछे जा सकते हैं जेईई नीट में। तो अपने को पता होना चाहिए कि एटॉमिक एक्साइटेशन कैसे होता है। ओके, चलो इस क्वेश्चन को नोट कर लो और आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।